स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। हम लोग जीएससी लेक्चरर की रिवीजन सीरीज पे चल रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे हेस्टिंग के बारे में, जिनका पूरा नाम फ्रांसिस एडवर्ड रॉडन था। फर्स्ट मार्क्विस थे हेस्टिंग क्षेत्र के। हालांकि ये सब जरूरी नहीं है। इनके कार्यों की बात करें तो इसने अहस्तक्षेप वाली नीति का परित्याग करके उसके स्थान पर साम्राज्यवादी अग्रगामी हस्तक्षेप युक्त नीति भारतीय राज्यों के साथ अपनाई थी, ताकि ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित की जा सके। और जहां वेलेजली ने सैन्य सर्वोच्चता स्थापित की थी, तो वहीं इसने राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की। और इसी क्रम में इसने लगभग 28 युद्ध लड़े थे दोस्तों। तो कंपनी सर्वोच्चता की नीति लागू करने के उपरांत हेस्टिंग ने जो जो कार्य किए उसके बारे में हम लोग समझेंगे। हम पहले तो उसके कुछ कामों को समझ लेते हैं दोस्तों, तब हम लोग इस पे आएंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। एक संधि आती है सुगौली की संधि और एक आती है संगोला की संधि। तो ये समझने लायक है, क्योंकि जो संगोला था, संगोला कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1750 ईस्वी में। और वहीं सुगौली होती है 1861 ईस्वी, सॉरी 1816 ईस्वी में। जो सुगौली संधि है वो इसी से रिलेटेड है, हेस्टिंग से, क्योंकि सुगौली संधि यानी अंग्रेज और नेपाल का युद्ध होता है। अंग्रेज वर्सेस नेपाल का युद्ध होता है। और ये युद्ध चलता है 1814 से 16 के बीच में, जिसको आप इसमें भी देख पा रहे होंगे। ये जो गोरखा युद्ध लिखा हुआ है ये नेपाल युद्ध ही है दोस्तों, जो कि 1814 से 16 के बीच में रहता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल यानी गोरखा राज्य के बीच युद्ध हुआ था। इसका परिणाम यानी जब संधि हुई थी सुगौली की 1816 में, उसके पश्चात ये खत्म हुआ था। तो ब्रिटिश शासकों को काफी क्षेत्र मिल गया था इससे, कुमायूं, गढ़वाल और तराई के कुछ क्षेत्र मिल गए थे, जिसमें रानीखेत नेपाल से भी, और लगभग 1/3 समझो कि अंग्रेजों को मिल गया था। सिक्किम को भी स्वतंत्र करवा लिया था इसी के साथ ही, और नेपाल में ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्वीकार किया गया था इसमें। तो ये हम नेपाल युद्ध पढ़ लिए, ठीक है। जब यही संगोला की बात आती है तो ये पेशवा बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब बोलते हैं, बालाजी बाजीराव यानी नाना साहब बोलते हैं, और इनके किनके बीच? राम राजा के बीच हुआ था, जो कि कोल्हापुर के राजा थे। राजा राम इनका नाम था, लेकिन इनकी माता जो थी उनके भी पति का नाम राजा राम था, इसलिए वो उल्टा करके, क्योंकि भारतीय परंपरा में पति का नाम नहीं लेते हैं, इसलिए राम राजा कह के पुकारती थी, तो इसको राम राजा भी बोला जाता है। तो पेशवा बालाजी बाजीराव यानी नाना साहब वर्सेस राम राजा, कोल्हापुर के राजा के बीच क्या होती है? संगोला की संधि, और सुगौली की संधि नेपाल में होती। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा हम लोग देख रहे हैं दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो काफी इंपॉर्टेंट है और 1817 से 18 के बीच में होता है। और इसमें दोस्तों पिंडारियों का दमन करते हैं अंग्रेज, और ये पिंडारियों के दमन के लिए अलग से इसमें आ गया है स्लाइड। तो 1817 से 18 के बीच में, जो कि आंग्ल मराठा युद्ध का ही भाग था, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में, जो परम पिंडारियों को हराते हैं, पिंडारियों को पूर्णतः समूल नाश कर देते हैं, और मराठों के अधीन ये थे। मराठे इनको सपोर्ट करते थे। परिणाम ये हुआ कि अंत हो जाता है और मध्य भारत में ब्रिटिश सत्ता भी मजबूत हो जाती है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में भी ये मराठा युद्ध के पतन था, अंतिम युद्ध था ये। इसके बाद पेशवा बाजीराव जो द्वितीय था उस टाइम पे, सिंधिया भोसले होलकर, परिणाम ये था कि मराठा शक्ति का पूर्ण विनाश हो जाता है और ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च शक्ति बन के उभरता है। जो मराठा साम्राज्य था वो अंग्रेजों के अंतर्गत आ जाता है। बस ये था इसमें। अब वही कच्छ की बात होती है 1822 ईस्वी में दोस्तों। 1822 में कच्छ का विलय होता है। कच्छ का विलय होता है और काठियावाड़ क्षेत्र में डकैती का आरोप लगाया, और कच्छ पर लगाकर कि भाई यहाँ पे डकैती होती है, और अंग्रेजों ने युद्ध अभियान कर दिया कच्छ पर। और वहीं 1816 में
कच्छ के जो शासक थे वो जडेजा शासक थे। अधीनस्थ संधि स्वीकार करवा ली गई थी 1816 में ही, और 1822 में कच्छ का विलय भी कर लिया था इसने। इसके अलावा हाथरस, अगर हाथरस की बात करें वो और मुस्सान की बात करते हैं, ये दो रियासतें थी हाथरस और मुस्सान। जाट रियासतें गंगा यमुना दोआब में अवस्थित थी, और यहाँ का शासक जो था दयाराम था। उसको हटाकर हाथरस दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज, और मुस्सान के जो शासक थे भगवंत सिंह बिना लड़े हुए मुस्सान कंपनी को दे देते हैं। तो ये हो गई बात। और अंतिम बात अवध और मुगल बादशाह से व्यवहार की होती है। तो इसमें अवध के नवाब को बादशाह की उपाधि देना तथा मुगल बादशाह से उपाधि देकर मुगल बादशाह से इसलिए मिलने से मना कर देना कि सामान्य शिष्टाचार और अनुसरण करना जरूरी होगा, कि भाई पहले अनुसरण करो शिष्टाचार का तभी मिलेंगे। तो इस बात को इंगित करते हुए हेस्टिंग कंपनी की जो सर्वोच्चता थी कि नीति का अनुसरण कर रहा था, इससे ये बात कंफर्म हो जाती है। इससे भी खटक जाता है ये बात कि अंग्रेज वो अवध और ये मुगल के बीच में। अगर अब इसकी थोड़ी सी विस्तारवादी नीति की बात करें तो ये लगातार विस्तार करता रहा। हेस्टिंग की नीति आक्रामक थी और विस्तारवादी थी। उद्देश्य यही था कि पूरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित हो जाए। प्रशासनिक सुधार में प्रशासनिक सुधार की बात करें तो कुछ इसमें ये होता है जो आपके सामने है कि प्रेस की स्वतंत्रता, पूर्व पाबंदियों को हटा दिया, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया, ये सारी चीजें थी। हालांकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि तृतीय जो युद्ध हुए इसके काल में, और कुछ जो संधियां हुई वो ज्यादा जरूरी है, यही पूछी जाती हैं, बाकी सब नॉर्मल है। अगर इसके मूल्यांकन की बात करते हैं तो कलकत्ता शहर को सुसज्जित किया था, जहाँ पे हेस्टिंग ने पुल बनाया था, कलकत्ता कॉलेज की स्थापना की थी, हॉलवेल का तोप स्तंभ बनवाया था, और जॉब चारनॉग ने तो जो कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, तो जॉब चारनॉग ने की थी, और उसका भी स्मृति भवन बनवाया था, और पीपल का वहां था कटवा दिया था। इसके अलावा जावा पर जो डचों का अधिकार हो गया था, तब हेस्टिंग ने सिंगापुर पर अधिकार कर व्यापारिक क्षति की भरपाई की थी। वही रैयतवाड़ी व्यवस्था इसी के काल में शुरू होती है, और डब्ल्यू पामर कंपनी थी एक, उसके द्वारा भारतीय रियासत को ऋण दिया गया था। ऐसा करने की अनुमति हेस्टिंग ने ही दी थी, और 1796 के कानून के तहत इसी अनुमति निषेध थी। इस कारण हेस्टिंग से इस्तीफा मांगा गया, और 1823 में हेस्टिंग पुनः इंग्लैंड वापस चला जाता है। और एक बात और कि हेस्टिंग के जाने के बाद जॉन एडम्स कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहता है, और इससे प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था इसने। और कलकत्ता जनरल था, उसके संपादक थे जेम्स बकिंगम, को इसने जबरदस्ती इंग्लैंड भेज दिया था। तो ये बात थी एडम्स के साथ की। तो अब सारी चीजें लगभग हो गई हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हम लोग बात कर लिए फिर भी देख लेते हैं। हाँ, 1813 में ही आता है, तो और 1813 में ही चार्टर एक्ट भी आता है, और हमने चार्टर एक्ट पढ़ लिया है। कंपनी के व्यवसाय के अधिकार समाप्त हो गए थे, ईसाइयों को भारत में आने की अनुमति थी, शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की भी अनुमति दी गई थी, जो कि हो नहीं पाया था, जो 1835 के आसपास होता है। चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापार खत्म कर दिया गया था। 1814 से 16 गोरखा युद्ध यानी नेपाल युद्ध होता है, सुगौली की संधि होती है, उसी के द्वारा नेपाल युद्ध समाप्त होता है। 1817-18 में पिंडारी युद्ध होता है, यानी ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है उसके अंतर्गत था, ये पिंडारियों का दमन हो जाता है। और ये देखो सेम सेम है। 1819 में सतारा को ब्रिटिश अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, 1823 में हेस्टिंग पद छोड़कर वापस चला जाता है। ठीक है, हेस्टिंग के महत्व की जरूरत नहीं है, हालांकि मेंस में जरूरत पड़ सकती है, कि भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापना की किसने, हेस्टिंग ने। मराठों और पिंडारियों जैसे प्रमुख भारतीय शक्तियों का अंत किया, और उत्तर और मध्य भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत और विस्तारित किया, और सुदृढ़ प्रशासन और न्याय व्यवस्था की नींव रखी। वहीं हेस्टिंग को विस्तार और सुदृढ़ीकरण का जनक भी कहा जाता है। हेस्टिंग ने भारत में ब्रिटिश शासन को अस्थायी, शक्तिशाली और संगठित रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सारी चीजें हो गई, बाकी सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है दोस्तों। मिलते हैं कल सुबह।
कल के किसी और वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।